हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने, जिनके नाम पर इस थ्योरी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नाम दिया गया है। तो मैक्स प्लांक ने 1901 में यानी कि 1901 में डर्मी से थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू हम लोगों को रेडिएशन में प्रेजेंट एनर्जी का रिलेशन मिलता है। इसको हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ है। हम लोग वन बाय वन उनको समझेंगे, डिटेल्स करेंगे। सो फोकस ऑन इट। इसमें हम लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोगों को बताया गया है एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। ये क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो जनरली हम लोगों को अगर एनर्जी की बात आती है तो हम लोग इस तरीके से एनर्जी को रिलेट करते हैं कि एक सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रेगुलरली एनर्जी इस तरीके से इमिट हो रही है। लेकिन जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात आती है तो यहां पर प्लांक्स ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लूज या गेन करनी होती है तो वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से एनर्जी को लूज या गेन नहीं करते हैं, बल्कि वहां डिसकंटिन्यूअस मैनर पे काम होती है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग एक घर के दीवार की बात करें तो जब दीवार बन रही होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा सा दीवार लाकर वहां पर डायरेक्ट इस तरीके से रख दिया जाता है। वहां हम लोग क्या करते हैं कि ईंट को जोड़ जोड़ के एंड दैट मींस दीवार को खड़ा करते हैं। तो वहां पर जो प्रोसेस हो रही है कि छोटी छोटी ईंटों के जुड़ने से एक बड़ा दीवार बना हुआ है। तो यहाँ एनर्जी के साथ भी वही कॉन्सेप्ट होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लूज या गेन करनी होगी तो वो कंटिन्यूअस मैनर में लूज या गेन नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो दैट मीन्स लूज या गेन करेंगे। और इन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटा कहते हैं। इन द केस ऑफ लाइट, जब हम लोग लाइट की बात करेंगे तो क्वांटा को ही हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। यानी कि लाइट जब एनर्जी लूज या गेन कर रही होती है तो उस केस में हम लोग क्वांटा वर्ड को फोटोन से रिप्लेस कर देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा डिटेल्स किया जाए तो इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, किस तरीके से दिमाग में रखा जा सकता है। तो सपोज हम लोग एक पैकेट की बात करते हैं, बिस्किट के पैकेट की। बिस्किट की पैकेट में मान लीजिए कि 6 बिस्किट्स है। अगर हम लोगों को बिस्किट खाने का मन है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को पूरे के पूरे 6 बिस्किट्स को खरीदना होगा, क्योंकि वहां पर जो दुकान में अवेलेबल है तो दुकान में हम लोगों को एक बार में 5 रुपए में अगर एक पैकेट मिल रहा है तो हम लोगों को पूरा का पूरा एक पैकेट में जितना भी बिस्किट है वो हमको खरीदना होगा। भले हमको एक ही बिस्किट खाने का मन हो, लेकिन मुझे खरीदना कितना होगा, पूरा का पूरा पैकेट खरीदना होगा। क्यों? क्योंकि बिस्किट जो है वो पैकेट के रूप में वहां पर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, आपने एक पैकेट बिस्किट खरीदा, खा लिया और खाने का मन है, फिर आपको क्या होगा, ऐसा होगा क्या कि आपने एक पैकेट बिस्किट खा लिया है तो चलो एक बिस्किट अलग से आपको मिल जाए? नहीं, फिर जब और बिस्किट आपको खाने की मन होगी तो फिर आपको एक कंप्लीट पैकेट यानी कि 6 बिस्किट्स का पैकेट्स को खरीदना होगा, तभी आप बिस्किट खा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि आपने बिस्किट्स को खाया, लेकिन जब खरीदने की बारी आई थी तो खरीदते समय आपको पैकेट्स के यानी कि बिस्किट्स के बंडल्स के रूप में आपको बिस्किट्स को खरीदना पड़ा था, क्योंकि वहां पर पैकिंग्स है। तो यही कॉन्सेप्ट होती है एनर्जी की। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एनर्जी लूज या गेन की जाती है तो वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होती है, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी को लूज या गेन करते हैं। Now, next point is that the amount of energy associated with a quanta is proportional to the frequency of radiation. अब जब हम लोग ये समझ गए हैं कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल्स के रूप में होती है,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि उन पैकेट्स में कितनी एनर्जी रह सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रेडिएशन किस तरीके का है। जिस तरीके का आपका रेडिएशन होगा वैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में ही क्वांटा के एनर्जी वहां पर इंट्रोड्यूस की जाएगी। दैट इज यहां पर एनर्जी का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एनर्जी फॉर व्हाट, एनर्जी ऑफ द क्वांटा, एनर्जी ऑफ द पैकेट is directly proportional to the frequency of radiation. Now proportional के साइन को हम लोग इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द h। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, E इक्वल टू h न्यू। नाउ फर्दर इज दैट ये h एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हम लोग कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, इसलिए h को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर जब हम लोग फोकस करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू यानी h का वैल्यू होगा 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है इसको अच्छे से हम लोग याद करके रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चंस में हिडन होता है, ये शो नहीं किया जाता, तो इसको हम लोगों को याद करके रखना होगा। क्या, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होगा 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। अगेन हम लोगों को न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जब हम लोगों ने स्टेब्लिश किया था वेवलेंथ और वेलोसिटी के साथ में, तो वहां पर हम लोगों को न्यू का रिलेशन आया था c बाई लेमडा। हम लोग इस न्यू को रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स हमारे एनर्जी वाले रिलेशन में एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका कंप्लीट रिलेशन निकल गया। द एनर्जी प्रेजेंट इन ईच क्वांटा अगर पूछता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। नाउ थर्ड रिलेशन इज दैट a body can emit or absorb energy only in the terms of integral multiples of quanta। ये अभी अभी मैंने समझाया बिस्किट के पैकेट का एग्जांपल। मैंने क्या कहा कि आपको जब भी बिस्किट खानी होगी तो आपको कंप्लीट एक पैकेट बिस्किट दुकान से खरीदना होगा। जब आप उस पैकेट को फिनिश कर दीजिएगा, उस पैकेट के सारे बिस्किट्स को खा जाइएगा, उसके बाद भी अगर आपको बिस्किट खाने का मन है तो फिर आपको एक दूसरा पैकेट खरीदना होगा। यानी कि अगर ऐसा आप चाहते हैं कि हमको 1.5 पैकेट मिल जाए या 2.5 पैकेट्स मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आप खरीदेंगे बिस्किट तो वो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट इस तरीके से करके खरीदेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पैकेट्स हैं वो इंटीजर के रूप में हम लोगों को दैट मीन्स काउंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल कहेंगे। कैसे, 1 इंटू ई, 2 इंटू ई, मतलब जो भी एनर्जी एक क्वांटा में है उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से करके हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो E इक्वल टू क्या हो गया, NH न्यू। ये H न्यू क्या है, एनर्जी इन 1 क्वांटा। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल एनर्जी जो आपका है वो कितने क्वांटा के बराबर है। तो 1 क्वांटा के बराबर, 2 क्वांटा के बराबर, 3 क्वांटा के बराबर, तो उसको हम लोग n से दिखा देंगे और n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। दैट इज, चलिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर में एक न्यूमेरिकल समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस रिलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन व्हिच कोरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। सेकंड में हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग।
तो वन बाय वन हम लोग दोनों का सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहले देखा जाए कि फर्स्ट वाले में हमारा दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो गिवन में हमारा है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, दैट इज 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। हम लोगों को निकालना क्या है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, E = h न्यू, दैट इज E = h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी देखा 6.625 × 10⁻34 इंटू हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 3 × 10⁻15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 1.989 × 10⁻18 जूल। ये रहा हमारा फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का आंसर। नाउ फर्दर इज दैट सेकंड वाले में हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोग पहले उस पर फोकस करें। हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि हम लोग को वेवलेंथ यानी क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। नाउ अब ये लैम्डा हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी। तो एनर्जी का लैम्डा के सेंस में जो अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था वो क्या था, hc बाई लैम्डा। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे। h का वैल्यू दैट इज 6.625 इंटू 10⁻34। c का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ फर्दर इज दैट लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा का वैल्यू हमारा हो गया 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। जब इसको ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.98 इंटू 10⁻15 जूल। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट इस सेकंड वाले क्वेश्चन का, ये रहा सॉल्यूशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने के बाद अब हम लोग सेकंड टॉपिक पर फोकस करेंगे, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके नाम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, फोटो मीन्स होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इफेक्ट मीन्स प्रभाव। दैट मीन्स कि लाइट के प्रभाव के चलते अगर चार्ज मूव करने लगे, चार्ज मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली में जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई तो उसके रेफरेंस से आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया कि जब किसी मेटल शीट पर, आई रिपीट अगेन, जब किसी मेटल शीट पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि हमारा जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी वाला लाइट होना चाहिए। तब क्या होगा कि मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इमिट होनी शुरू हो जाएगी, और इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हम लोग इस पर फोकस करेंगे, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, द फेनोमेना of ejection of electrons from the surface of a metal। ejection of electrons, क्या, ejection of electrons मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना from the surface of a metal के सरफेस से, when light of suitable frequency strikes it, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर स्ट्राइक करेगा यानी कि इस पर पड़ेगा। नाउ फर्दर इज दैट कि
यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया कि मेटल शीट के ऊपर जब हम लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इमिट करवाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं विद द डायग्राम, विद द कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस डायग्राम को हम लोग फोकस करेंगे। हम लोगों ने एक मेटल शीट लिया है और मेटल शीट के ऊपर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट इज द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसकी एनर्जी हम लोग ले रहे हैं क्या, E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। नाउ फर्दर इज दैट, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब अंदर की बात पे आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करेंगे, चूंकि वो मेटल शीट का इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो क्या है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा मेटल शीट और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी और द वर्क फंक्शन। इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो फाई इक्वल टू एच न्यू। ये हम लोग अपने समझने के लिए फाई इक्वल टू एच न्यू, ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल शीट के साथ जुड़ा हुआ है, अट्रैक्ट है, बंधा हुआ है। नाउ फर्दर इज दैट, यहाँ पर आगे दिखाया गया ये एरो जो इससे आउट हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी दिखाया गया है। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको लिंकअप करके समझेंगे। सपोज अगर आप घर से पैसे लेकर जाते हैं दुकान में आपको खरीदना है एक टेलीविजन यानी कि टीवी खरीदने के लिए आप घर से 18,000 लेकर गए दुकान में। दुकान वाले ने अपनी टीवी का प्राइस रखा है कितना, 20,000। तो आप ये बताइए कि आप उस टीवी को खरीद पाइएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं खरीद पाइएगा। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो टेलीविजन के यानी कि टीवी के प्राइस से कम है, जबकि दुकान वाले को कितना पैसा चाहिए, 20,000। तो ये फर्स्ट केस हुआ कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप टेलीविजन यानी कि टीवी नहीं खरीद सकते। नाउ नेक्स्ट केस इज दैट कि सपोज आप 20,000 रुपीज लेकर घर से गए हैं और टीवी का भी दाम है 20,000। तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप टीवी तो खरीद लीजिएगा लेकिन आप उसको लेकर घर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं लेकर आप आ पाएंगे? क्योंकि टीवी खरीदने के बाद आपको एक गाड़ी हायर करना होगा जिसमें आप उस टीवी को रख के अपने घर तक लाते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, सारे के सारे पैसे आपने टीवी खरीदने में दे दिए, तो आप क्या होगा, रेंट पर गाड़ी नहीं ले सकते, और गाड़ी अगर नहीं ले सकते तो क्या होगा, टीवी खरीदने के बाद भी वो टीवी दुकान के पास ही पड़ा रह जाएगा, वो आपके घर नहीं आ पाएगा। ये हो गया दो केस। नाउ फर्दर थर्ड केस इज दैट कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, जितना टीवी का प्राइस है अगर उससे ज्यादा पैसे हैं, तो क्या होगा कि आप टीवी तो खरीद ही लेंगे, साथ में गाड़ी हायर करके आप उसमें टीवी को रख के अपने घर तक भी ला पाएंगे। तो इस केस में हो गया क्या कि यहाँ पर हम लोगों को इजेक्शन हो गई, और इजेक्शन के अलावा क्या हो गया, मूवमेंट भी शो करेगा। तो इसी चीज को हम लोग वन बाय वन लिंक करते हैं हमारे इस डायग्राम से। अगर इस मेटल शीट को, अगर हम लोग मेटल शीट को दुकान समझ लें और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग इसका टीवी समझ लेते हैं जो कि दुकान में रखा हुआ है। दुकान में जो टीवी रखी हुई होती है वहां पर एक चीज समझेंगे पहले हम लोग कि दुकानदार टीवी बेचने के लिए कहाँ रखा है, दुकान में, यानी कि जो दुकान में टीवी है वो आप खरीद सकते हैं। अब अगर आप बोलिएगा कि मुझे आपके घर में जो टीवी लगी हुई है वो चाहिए, तो वो दुकानदार आपको नहीं देगा। वो स्पेशली बेचने के लिए कौन सी टीवी रखा है, जो दुकान में रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब भी किसी मेटल्स की हम लोग बात करेंगे तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, सही बात है,
लेकिन वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही इजेक्ट कर सकते हैं, वो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कभी इजेक्ट नहीं करेंगे। ये पहला रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान में रखिएगा। नाउ अगर इस मेटल को हम लोग दुकान मान लें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वो दुकान में रखा हुआ टीवी, ठीक है। नाउ ये रहे आप, इंसिडेंट रेडिएशन कौन, आप, आपके पास में जो पैसे हैं उसको हम लोग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के थ्रू देखेंगे, और यहाँ पर जो टेलीविजन का प्राइस रखा गया है उसको हम लोग वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी रखेंगे। मतलब वह पैसा जो कि दुकानदार को चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। अगर आप इतने एनर्जी दे पाइएगा, इतना पैसा दे पाइएगा, तो यहां से वो रिलीज होगा, ठीक है। नाउ अगर आप जो पैसे लेकर आए हैं वो इस पैसे से ज्यादा रहा तो कुछ पैसा आप खर्च कीजिएगा क्या चीज करने में, मूवमेंट करने में, यानी कि टीवी को अपने घर लाने में, रेंट देने के लिए, तो वो हो गया हमारा ये काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब इस चीज को हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट इज दैट कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी लेस देन है वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी से, तो वहां पर कोई इजेक्शन नहीं होगी, नो इजेक्शन। नाउ सेकंड केस कि अगर एनर्जी, किसकी एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है तो वहां पर क्या होगा कि इजेक्शन तो होगा, लेकिन वो अभी भी मेटल सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ रहेगा, मूव नहीं कर पाएगा। थर्ड इज दैट कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ग्रेटर देन है बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन से, तो वहां इजेक्शन भी होगी और मूवमेंट भी होगा। तो ये चीज हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग इस केस की या इस केस की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस केस की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी एपियर होनी चाहिए, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एपियर होना चाहिए। इस चीज को हम लोग कहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हेन E ग्रेटर देन 5, यानी कि जब इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन से, तो हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एपियर होगा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग दे रहे हैं थ्रू द इंसिडेंट रेडिएशन, वो यूज होगा एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो टोटल एनर्जी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की वो दो पार्ट्स में खर्च होगी। फर्स्ट इज दैट वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने में, और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट्स रहेगा एनर्जी का वो कहां खर्च होगा, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। यानी कि अगर हम लोग एक रिलेशन स्टेब्लिश करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी और वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी हम लोगों ने लिया वो दो पार्ट्स में खर्च हुआ था, क्या क्या, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में, तो उन दोनों का सम क्या होगा, वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए। नाउ E का वैल्यू क्या है, h न्यू, फाई का वैल्यू क्या है, h न्यू नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने इसको इधर साइड में भेजा, तो ये ओवरऑल हमारा रिलेशन हुआ, जिसमें से h कॉमन लेने के बाद ये आया न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का। काइनेटिक एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हम लोगों को न्यू का रिलेशन पता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो हम लोग दोनों को रिप्लेस करेंगे, न्यू की जगह सी बाई लेमडा और न्यू नॉट की जगह सी बाई लेमडा नॉट। यहां पर दोनों में से सी कॉमन लेने के बाद ये हमारा दूसरा रिलेशन आया फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। हमारे न्यूमेरिकल्स पर फोकस किया जाए। यहां पर हम लोग देख क्या रहे हैं, दैट इज हमारा क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर strikes a certain metal
which has a photoelectric work function of 2.13 electron volt. Find the maximum kinetic energy of the photoelectrons. हम लोगों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी और द वर्क फंक्शन। तो हम लोग दोनों को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। जब दोनों हमारा मिल जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। तो देखा जाए, पहले गिवन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। गिवन में हमारा दिया हुआ है वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस व्हाट, लैम्डा, दैट इज द 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये हमारा लैम्डा हो गया। अब हम लोग एनर्जी निकालेंगे, दैट मींस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा x बाई लैम्डा। यहाँ पर x का वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा का वैल्यू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ये हम लोग, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हम लोगों को E का रिलेशन आएगा क्या, दैट इज द 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये हमारा फाइंड आउट हो गया टोटल एनर्जी। जबकि हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन और द बाइंडिंग एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन में दिया हुआ वर्क फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2.13 इंटू इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा हमारे क्वेश्चन में तो इसका मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को वर्क फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी हमारा कितना आया, 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसमें से हम लोग इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो हम लोगों को ओवरऑल इसका वैल्यू आएगा 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। एंड दैट्स द आंसर। आई होप आज के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।